Hello everyone, I am CA Pulkit Jajodia. Welcome to the second part of our direct taxation amendments relevant for May 24 and November 24 examinations. Hopefully आपने part 1 thoroughly cover कर लिया है एंड देन आप ये वीडियो देख रहे हैं बिकॉज हमने पार्ट 1 में कुछ बातें कवर कर ली, उसे ही कंटिन्यू करते हुए हम पार्ट 2 के अंदर अपना कवरेज करने वाले हैं। आपने पार्ट 1 में क्या क्या देख लिया था, अगर उसका क्विक ब्रीफ ओवरव्यू ले ले अगर हम, तो आपके सामने इंडेक्स पे हमने 4 सीरियल नंबर्स कवर कर लिए हैं, मतलब 4 चैप्टर के अमेंडमेंट्स देख लिए हैं। पहला हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट के लिए टर्नओवर जो 400 करोड़ तक का देखा जाता है वो प्रीवियस ईयर 21-22 का अब देखा जाएगा फॉर डिटरमाइनिंग टैक्स रेट ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24, ये कवर कर लिया था। दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 8 जो गिफ्ट दिया जाता था किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को ऑफ मनी, उसके अंदर आर एंड एनओआर ऐड कर दिया है, हमने ये देख लिया था। एंड देन इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर छोटे मोटे कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, जिसमें एक अमेंडमेंट था कि अगर अग्निवीर फंड में सरकार कुछ कंट्रीब्यूट करती है तो वो भी सैलरी का पार्ट होता है, ये सेक्शन 17 में अमेंड हुआ था। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन होता है, इसके अंदर जो परक्विजिट वैल्यूएशन किया जाता है कंपनी ओन्ड एकोमोडेशन यानी एम्प्लॉयर ओन्ड एकोमोडेशन या एम्प्लॉयर द्वारा लीज गई एकोमोडेशन पे वो अमेंड हुआ है, जिसके अंदर 2001 के सेंसस की जगह 2011 का सेंसस देखते हैं और जो पॉपुलेशन के चेक पॉइंट्स हैं वो अब 15 लाख और 40 लाख हो गए हैं, जिसमें 5%, 7.5% और 10% ऑफ सैलरी लिया जाएगा। और अगर हायर या लीज पे लिया था आपके एम्प्लॉयर ने तो 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर करके अब हमारा कंटेंट देखा जाएगा। ये बात हमने सैलरी चैप्टर के अंदर कवर कर ली थी। देन हम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आए थे, जिसमें सेक्शन 28 में जो एक पॉइंट होता था बेनिफिट और परक्विजिट, उसमें क्लैरिटी दी गई कैश हो, काइंड हो, कन्वर्टिबल इन मनी हो या नहीं, या पार्टली इन कैश हो, पार्टली इन काइंड हो, सब कवर किया जाएगा सेक्शन 28 के चार्जिंग में। 35D पढ़ा था प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के लिए, और उसके अंदर हमने कहा था कि पहले लिखा होता था कि खाली असेसी या अप्रूव्ड कंसर्न कर सकता है, लेकिन अब कहा है कोई भी खर्चा हो चलेगा, लेकिन उसके पर्टिकुलर्स फर्निश करने होंगे 1 मंथ बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, मतलब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ। तो ये कोई इतना मटेरियल चेंज नहीं था, जानकारी बेस्ड चेंज था। इसके बाद हमने 43B देखा था, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो अपने बुक्स मर्केंटाइल एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं उनके लिए एक 9th पॉइंट ऐड किया गया था, क्लॉज H ऐड किया गया था, जिस क्लॉज H के अंदर हम ये रीड कर रहे थे कि अगर पेमेंट कर रहे हो एमएसएमई को तो जो एग्री किया है इन राइटिंग, अगर वो 45 डेज से कम है तो उतना, या फिर 45 डेज से ज्यादा है तो 45 डेज, या अगर कोई राइटिंग में एग्रीमेंट नहीं हुआ तो 15 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस के अंदर पे कर देना, नहीं तो अक्रूवल बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिस प्रीवियस ईयर में पे करोगे उस प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिलेगा। एंड देन लास्ट प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर हमने देखा था सेक्शन नंबर 44AD एंड 44ADA के अंदर जो लिमिट्स थी 2 करोड़ 3 करोड़ हो गई है, एंड जो 50 लाख है वो 75 लाख 75 लाख हो गई है, लेकिन विद अ कंडीशन, एंड द कंडीशन वाज कि वो जो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट से आपकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसका 5% से ज्यादा कैश मोड में नहीं होना चाहिए, तभी आपको ये एक्सटेंसिव लिमिट्स मिलेगी, नहीं तो ओरिजिनल लिमिट्स ही रहेगी 2 करोड़ और 50 लाख वाली। ये इतनी बातें हमने कवर कर ली थी, एक बार आपको ब्रीफली समराइज कर दिया कि आपके ध्यान में रहे आपने पार्ट 1 में क्या क्या देख लिया था। कुछ भी ध्यान नहीं है तो पहले उसे वापस रेफर कर ले, एंड फिर अब आप आगे कंटिन्यू कर रहे हैं विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन में क्या अमेंडमेंट किया गया है, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया है अब, तो अगर प्रीवियस ईयर 23-24 हो गया तो सर CII भी तो अपडेट हो जाएगा, और अब आपका CII क्या है 348। वैसे CII क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, पर आपका जो प्रीवियस ईयर है, जिस रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, उसका आपको CII ध्यान में होना चाहिए। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 हो गया, मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 का जो 331 था उससे बढ़ के 348 बढ़ा, मार्जिनली बढ़ा है, क्योंकि पिछले एक साल में
कोई खास इन्फ्लेशन होने की उम्मीद नहीं जता रही है सरकार, और आरबीआई के टारगेट्स के अंदर ही है इन्फ्लेशन रेट 4%, 5%, इसीलिए 331 से 348 की तरफ हमारा सीआईआई गया है। तो अब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जहां इंडेक्स होता है वहां सीआईआई ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टेक्स प्लेस डिवाइड बाय सीआईआई ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट वाज एक्वायर्ड, और एफएमवी ऑन 1401 विच एवर इज लेटर जो लेते हैं उसके अंदर न्यूमरेटर में प्रीवियस ईयर जो ट्रांसफर वाला है अगर वो 23-24 है तो आपको 348 लेना रहेगा। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये मेरा पहला अमेंडमेंट है, हम ऐसा कह सकते हैं। अब हम चलते हैं कैपिटल गेन के और दूसरे अमेंडमेंट्स की तरफ। सेक्शन नंबर 48 में एक इंपॉर्टेंट बात ऐड की गई है। सेक्शन 48 क्या होता है? कंप्यूटेशन, द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन, जिसके अंदर आपका मेन फॉर्मेट बना होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ट्रांसफर, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, देन यू गेट योर कैपिटल गेन, जिसमें से एग्जेम्पशंस देते हैं तो हमें टैक्सेबल कैपिटल गेन मिल जाता है। यहां जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है उसके रिलेटेड एक बात डाली गई है, सीओए एंड सीओआई के रिलेटेड। और क्या लिखा गया है कि ये जो सीओए या सीओआई है उसके अंदर कुछ चीजें अलाउ नहीं की जाएगी, यानी सीओए सीओआई में कोई एक पर्टिकुलर खर्चा आप नहीं ले सकते हैं। कौन सा? इट शैल नॉट इंक्लूड द डिडक्शन claimed on interest under section 24 clause B or under the provisions of chapter 6A। ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर 24 clause B के अंदर आपने इंटरेस्ट क्लेम कर लिया था या फिर आपने कोई इंटरेस्ट चैप्टर 6A दैट इज डिडक्शंस का चैप्टर 80C से लेके 80U में जो हम डिडक्शंस पढ़ते हैं, अगर उसके अंदर क्लेम कर लिया था तो आप उसे सीओए या सीओआई में वापस क्लेम नहीं कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं किया जाएगा। हालांकि आपने अगर पहले उसे 24 क्लॉज बी या चैप्टर 6A में क्लेम नहीं किया था तो उस ब्याज को, इसका मतलब आप क्लेम कर सकते हैं अपने सीओए या फिर सीओआई में। अब आपको लगेगा सर हम तो पहले भी नहीं करते थे, हमने पहले भी कभी नहीं किया सर, कसम से आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अब नहीं कर सकते? आपने नहीं किया होगा, लेकिन देश में कई टैक्स पेयर्स हैं जो इसका डबल डिडक्शन क्लेम कर रहे थे, यानी पहले 24 क्लॉज बी में कर रहे थे या चैप्टर 6A में ले रहे थे। जैसे चैप्टर 6A में हो सकता है 80EE में लिया हो या 80EEA में लिया हो, इन सेक्शंस में वो इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे थे और फिर जब उस प्रॉपर्टी को बेचते थे तो प्रॉपर्टी को बेचते वक्त कहते थे कि इसके ऊपर जो ईएमआई का ब्याज वगैरह हमने दिया है, प्रिंसिपल तो हम लेंगे ही, ब्याज जो हमने दिया है वो भी हम लेंगे और उसको भी हम एज अ कॉस्ट मानेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा इस तरीके से तो आप दो बार डिडक्शन ले रहे हैं, एंड दो बार डिडक्शन कैसे अलाउ किया जाएगा एक ही चीज के रिलेटेड। एंड इस पे कई सारे लिटिगेशंस हुए एंड उन लिटिगेशंस को नलीफाई करने के लिए, उन जजमेंट्स को ओवरटर्न करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया। एंड ये प्रोविजन डाल के कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट तुमने जो जजमेंट दिया है कि ये दो बार डिडक्शन मिल जाएगा, बिकॉज लॉ में लूपहोल है, हम उस लूपहोल को भर देते हैं और हम ये क्लियर कर रहे हैं अब कि इंटरेस्ट का डिडक्शन जो आप पहले ही क्लेम कर चुके हैं उसे आप वापस क्लेम नहीं कर सकते। देखो सीओआई में तो ये बात पहले से लिखी हुई थी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में ये बात आपको पहले से पता है, ये बात पहले से लिखी है कि किसी भी हेड में कोई खर्चा मिल चुका है तो वो खर्चा आप वापस एज अ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्लेम नहीं कर सकते। ये बात तो पहले से ही थी, कोई भी हेड में कोई भी खर्चा आप ले चुके हो वो सीओआई में नहीं मिलता। तो एक्चुअली में ये प्रोविजन सिर्फ ये क्लियर कर रहा है कि सीओए में भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सीओआई में तो नहीं मिलता था, सीओए में भी नहीं मिलेगा। ये प्रोविजन गवर्नमेंट ने डाल तो दिया है, बट इसे डालने के बाद इससे और डाउट्स उठने लग गए हैं और इसको लेके कुछ और अमेंडमेंट्स या क्लैरिफिकेशंस आने वाले समय में जरूर आएंगे, जरूर क्लियर किया जाएगा इनको। क्योंकि अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या बन रहा है कि इंटरेस्ट अगर क्लेम नहीं किया होगा तो कर सकते हो और अगर कर लिया होगा तो नहीं कर पाओगे। तो एज ऑफ नाउ तो लॉ का स्टैंड यही है, बट इसमें फ्यूचर में जरूर अमेंडमेंट्स होंगे। यहां पर अभी भी गवर्नमेंट को कुछ क्लैरिफिकेशंस देने चाहिए, तब जाके यहां पर क्लैरिटी बिल्ड होगी। क्योंकि ये तो सिर्फ इंटरेस्ट के रिलेटेड लिख दिया, कुछ और खर्चे भी तो होते हैं
वो अगर किसी हेड में ले लिए होंगे और फिर से यहां लेने होंगे तो क्या आप ले सकते हैं क्या? क्योंकि सीओए में तो खाली क्या बोला है, इंटरेस्ट नहीं ले सकते, जबकि सीओआई में क्या बोला है, कुछ भी नहीं ले सकते। एंड देयर बाय आप ऐसा समझ के चलें कि इसमें आने वाले समय में फिर चेंजेस होंगे, आप उससे बॉदर ना करें। सर एग्जाम में क्या करना है? सीओआई में तो कोई भी खर्चा किसी भी हेड में ले चुके हो नहीं मिलता, क्रक्स। एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंटरेस्ट का खर्चा अगर 24 क्लॉज बी या चैप्टर 6A में ले चुके हो तो यहां सीओए में नहीं ले सकते, मतलब वहां नहीं लिया होगा तो यहां ले सकते हो। और जैसे आप इंडेक्स करते हो, जिस डेट को खर्चा किया उस डेट से आप इंडेक्स कर पाओगे अगर किसी और हेड में क्लेम नहीं किया होगा तो। ये पहला हमारा मेन चेंज हम कह सकते हैं जो सेक्शन 48 के अंदर किया गया। नेक्स्ट अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 55 में। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है ये हमारे लिए। हमने सेक्शन 55 में पढ़ा होता है कि 1401 की एफएमवी आप ले सकते किसी भी कैपिटल एसेट की, एक्सेप्ट जो गुडविल या इंटेंजिबल एसेट के नेचर वगैरह में होती है उनमें नहीं ले सकते। एंड इसी सेक्शन में हमने गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स का सीओए और सीओआई पढ़ा होता है। एंड सीओए के मामले में हमने क्या पढ़ा होता है सारे इंटेंजिबल एसेट्स के लिए कि अगर परचेस किया है ना, मैं खाली सीओए की बात कर रहा हूं पहले, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, अगर परचेस किया है ना तो अगर आपने खुद ने परचेस किया है तो जितने में परचेस किया वही उसकी कॉस्ट है, सीओए। अगर आपको गिफ्ट में मिला है या थ्रू एनी ट्रांजैक्शन मिला है जिसमें वो ट्रांसफर नहीं था, जिसने ट्रांसफर किया उसके एंगल से, तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट आपकी कॉस्ट मान ली जाती है। और अगर आपने सेल्फ जनरेट किया है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है। ये तीन बात आप जानते हैं पहले से, वो यहां तीन सिचुएशंस आपको दी हुई है। पहला कि अगर आप ही ने अक्वायर किया तो परचेस प्राइस, आपने अक्वायर नहीं किया किसी और ने किया था और आपको मिला है तो परचेस प्राइस ऑफ द प्रीवियस ओनर। और अगर सेल्फ जनरेटेड है या और कोई भी सिचुएशन है तो निल। दिस इज ऑल अबाउट सीओए, ये आप जानते हैं पहले से, तो ये अभी भी ऐसा ही है। तो सर अमेंडमेंट क्या हुआ है? आपको दो बातें ग्रीन में दिखाई दे रही है, और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट और एनी अदर राइट, ये लैंग्वेज ऐड कर दी है। पहले यहां क्या दिया था, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी थी, गुडविल, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर, राइट टू कैरी, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरेज परमिट्स, लूमार्स, एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दी थी। तो सवाल ये उठा कि यहां जो दिया है उसके अलावा भी तो कुछ और इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं सर, जैसे कॉपीराइट, वो तो नहीं लिखा हुआ दिख रहा सर यहां पर, वो भी तो एक इंटेंजिबल एसेट होता है। ऐसे ही राइट टू मैन्युफैक्चर या राइट टू कैरी यानी बिजनेस के अलावा और भी कई तरह के राइट्स होते हैं, उन राइट्स की बात करो सर, वो राइट्स तो यहां पर नहीं दिए। इस वजह से इस पे लिटिगेशन होने लग गए कि क्या वो यहां कवर्ड है या नहीं, एंड वैरायटी ऑफ जजमेंट्स आने लग गई। तो गवर्नमेंट ने जो लॉ में एक लूपहोल बोल सकते हैं या लैक्यूना बोल सकते हैं, जो कमी थी उसको प्लग कर दिया और यहां लिख दिया एनी इंटेंजिबल एसेट, सब है भैया, एंड एनी अदर राइट, कोई भी तरह की राइट, सब डाल दिए। और सब में कॉमन लॉ है कि जब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन खरीदा तो जितने में खरीदा वो, इन सब के लिए किसी और से मिला है तो उसकी परचेज प्राइस, और अगर सेल्फ जनरेटेड है तो निल। दैट्स इट। ये सीओए के लिए क्लैरिफाई किया। तो अब आप पूछोगे सर व्हाट अबाउट सीओआई, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या? तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में पहले से आप क्या बात जानते हैं, 1401 के पहले इनकर किया तो मिलता ही नहीं है। एनी हाउ 1401 के पहले खरीदते हो यानी इंप्रूवमेंट करते हो तो कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं मिलता, और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आप करो या प्रीवियस ओनर करे मिलता है, ये भी हम जानते हैं। एंड कुछ एसेट्स के केस में कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होता है, उसकी ये लिस्ट होती है, ये लिस्ट की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट निल होती है, इररिस्पेक्टिव कि वो एसेट परचेज थे या सेल्फ जनरेटेड थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इनकी सीओआई निल होती है। यहां भी इन्होंने डाल दिया और एनी अदर इंटेंजिबल एसेट और एनी अदर राइट, कि इन एसेट्स में भी आपका सीओआई क्या कर दिया जाएगा, निल। क्लैरिफाई कर दिया, वो दोनों जगह उन्होंने कॉरेस्पॉन्डिंगली अमेंड कर दिया है। कोई खास बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज नहीं है, सिंपल सी छोटी सी बात ध्यान में रखने वाली है कि अब हर जगह एनी अदर इंटेंजिबल एसेट या एनी अदर राइट भी डाल दिया गया है। समराइज कर देता हूं आपके लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरी लिस्ट में से जो भी खरीदा, जितने में खरीदा वो, किसी से ट्रांसफर होके मिला जो ट्रांसफर ही नहीं था तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, सेल्फ जनरेटेड था तो निल, उसमें एनी अदर इंटेंजिबल एसेट भी आ गया और एनी अदर राइट भी आ गया। ऐसे ही जो लिस्ट जिसमें कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बोला था निल ही लेते हैं,
चाहे परचेज हो या सेल्फ जनरेटेड, उस लिस्ट के अंदर क्या कह दिया गया है कि एनी अदर इंटेंजिबल एसेट होगा या एनी अदर राइट होगा, उसका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी निल ही रहने वाला है। ये बातें 55 के अंदर बदल दी गई है। ये हमारा एक छोटा सा और अमेंडमेंट हो गया। अब आ जाते हैं सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ। इस चैप्टर में जो सबसे बड़ा इंसर्शन हुआ है वो एक नए सेक्शन का हुआ है, जो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। 50AA। अभी तक जो आप 50 की सीरीज पढ़ते थे उसमें 50A आप पढ़ते थे अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन डेप्रिशिएबल एसेट्स, 50 एंड 50A। 50B स्लम सेल, 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इन केस ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ, 50CA एफएमवी इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, एंड 50D अगर कंसिडरेशन डिटरमाइनेबल नहीं है तो 50D कहता है एफएमवी ले लो। ये तो वैसे के वैसे ही है। बीच में एक नया सेक्शन डाला है 50AA, और ये सेक्शन इंसर्ट किया गया है 1423 एंड ऑनवर्ड से। फ्रेश सेक्शन आ गया असेसमेंट ईयर 24-25 से, एंड ये सेक्शन हमें बहुत केयरफुली रीड करना है, जिस सेक्शन के अंदर दो कैपिटल एसेट्स पे कैसे टैक्सेशन किया जाएगा हमें वो समझना है। कौन सी दो कैपिटल एसेट्स हैं, बहुत गौर से सुनना, लॉजिक भी समझेंगे क्या दिया है सेक्शन में, और उसके बाद उस पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। MLD मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, पहला कैपिटल एसेट मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। दूसरा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं, जो म्यूचुअल फंड यहां स्पेसिफाई किया गया है वो। दो कैपिटल एसेट्स, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर एंड वो म्यूचुअल फंड जो यहां स्पेसिफाई किया गया है। अगर इन दोनों में से कोई कैपिटल एसेट है तो आप ये सेक्शन पढ़ना शुरू कर सकते हैं। अगर ये दोनों में से कोई कैपिटल एसेट नहीं है तो ये सेक्शन रेलेवेंट नहीं रहेगा। सर सबसे पहले तो आप दोनों का मतलब बता दीजिए। ये मार्केट लिंक्ड डिबेंचर क्या होता है? ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे एक होता है रेगुलर डिबेंचर, जिसमें आप डिबेंचर में पैसा लगाते हैं तो एक तरह से आपने सामने वाले को उधार दिया है, वो आपको एक दिन रिडीम कर देगा वो पैसा, यानी जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और उसके अलावा हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट देगा, जिसे हम कूपन्स कहते हैं। सेमी एनुअल इंटरेस्ट की पेमेंट्स की जाती है। ये रेगुलर तरीके का डिबेंचर होता है, या जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जीरो कूपन बॉन्ड के अंदर डिस्काउंट पे इशू किया जाता है और मैच्योरिटी पे पार पे वो रिडीम हो जाता है। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट तो नहीं मिलता, बट आप कैपिटल एप्रिसिएशन से पैसा कमाते हो। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। यह इंस्ट्रूमेंट रिसेंटली पॉपुलर होने लगा है, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज आती है, लेकिन भारत सरकार ने सेबी के थ्रू सिर्फ एक ही तरह के मार्केट लिंक डिबेंचर को मान्यता दी है, और हम उसी एक तरह की डिबेंचर के बारे में यहां बात करने वाले हैं, क्योंकि वैलिड ही एक है हमारे देश में एज ऑफ नाउ, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक डिबेंचर। प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, एक ही तरह की, बाकी होते बहुत सारे तरीके के हैं। तो मार्केट लिंक डिबेंचर क्या है? समझो आज आप मुझे डिबेंचर इशू करते हैं, तो मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं, तो 10,000 प्रिंसिपल की अमाउंट हो गई, समझो पार पे इशू हुआ, और आप कहते हो 3 साल बाद ये 10,000 वापिस हो जाएंगे, प्रिंसिपल पार पे रिडीम हो जाएगा, और जो ब्याज है वो 6 महीने में नहीं मिलेगा, वो मैच्योरिटी के वक्त ही मिलेगा। मैच्योरिटी पे, यानी मैच्योरिटी के वक्त प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट कितना वो समझो डिसाइड कर लिया, 8% कंपाउंडेड, 8% कंपाउंडेड डिसाइड कर लिया हर साल का पर एनम। तो साल का जो कमाओगे 8%, 10,000 पे, उस पे अगले साल और 8% पे और 8%, इस तरह 3 साल कंपाउंड होगा। तो वापस इशू किया 10,000 रुपए का, रिडीम पार पे होगा, प्लस इंटरेस्ट 8% कंपाउंडेड। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये शायद पूरा मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। सट्टा हो गया, स्पेक्यूलेशन हो गया। इंटरेस्ट या तो पूरा मिलेगा मैच्योरिटी पे या मिलेगा ही नहीं। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है किसी अंडरलाइन पे, जो कोई मार्केट इंडेक्स हो सकता है, जैसे सेंसेक्स या निफ्टी। समझो जब इशू किया गया तब निफ्टी चल रहा है 20,000, 20,000 पे चल रहा है। तो हमने क्या कहा, हमारे डिबेंचर को इस मार्केट इंडेक्स से लिंक किया और हमने कहा कि अगर मैच्योरिटी के वक्त, मैच्योरिटी के दिन
ये जो निफ्टी है जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ मार्केट इंडेक्स, एज एन अंडरलाइंग इंडेक्स, वो अगर अपनी वैल्यू के 90% या उससे ज्यादा हुआ तो ब्याज देंगे, नहीं तो ब्याज नहीं देंगे। सिंपल। यानी कि अगर वो 3 साल के अंत पे जिस दिन मैच्योरिटी आई उस दिन 20,000 का 90% 18,000 हो गया, 18,000 और मोर रहा निफ्टी, तो मुझे वो 8% कंपाउंडेड 3 साल का ब्याज भी मिलेगा, नहीं तो मुझे सिर्फ प्रिंसिपल मिलेगा। इंटरेस्ट भूल जाओ, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा आपको। इस तरीके से इसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडीज। कि मार्केट पे लिंक्ड है आपका डिवेंचर, क्योंकि मार्केट से आपका रिटर्न डिसाइड होगा, पर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि सेबी ने कहा है हमारे देश में प्रिंसिपल तो वापस मिलना ही चाहिए, इतना सट्टा भी नहीं खेलना है कि प्रिंसिपल पे भी सवाल उठ जाए। कई देशों में वो भी वैलिड है, हमारे यहां पर हमने उसे वैलिड नहीं किया है, हमने एक ही तरह का डिवेंचर अलाउ किया है। इसे कहते हैं एमएलडीज, जो यहां कवर किए जाएंगे, प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड एमएलडीज, जिनका टैक्सेशन यहां कवर होगा। अभी तक इनका टैक्सेशन यहां कवर्ड नहीं था, मतलब ये रेगुलर डिवेंचर की तरह टैक्स किए जाते थे। रेगुलर कि मैच्योरिटी में कितना आया, वो प्रोसीड्स, इशू के वक्त कितना लगा, वो कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकाल लो, इंडेक्सेशन तो होता ही नहीं है डिवेंचर में। सिंपल, ये अभी तक होता था। लेकिन अब अगर एमएलडी ट्रांसफर करोगे, कब ट्रांसफर करोगे? 1/4/23 या उसके बाद। 1/4/23 या उसके बाद, हो सकता खरीदा पहले हो सकता खरीदा 1/4/23 के पहले हो, 1/4/23 या उसके बाद एमएलडी ट्रांसफर किया, तो आपको यह सेक्शन पढ़ना है। फर्स्ट सिचुएशन बताई मैंने आपको। सेकेंड सिचुएशन इज अबाउट अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो हम समझते हैं, म्यूचुअल फंड, लेकिन कोई एरा गैरा म्यूचुअल फंड नहीं, वो म्यूचुअल फंड जो हम कह रहे हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपना 35% तक, 35% तक पैसा इक्विटी शेयर्स में डालता है ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज। भारत की जो डोमेस्टिक कंपनियां हैं उसके इक्विटी शेयर्स में 35% तक जो पैसा डालता है उसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कहा जाएगा, जो इस सेक्शन में कवर हो सकता है। यानी कि समझो, अगर मैंने किसी म्यूचुअल फंड में रुपए डाले हैं और वो म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में से मैक्सिमम 35 लाख रुपया उसने इक्विटी शेयर्स में डाला होना चाहिए। यानी बाकी किस में डाला होगा? डेट में डाला होगा, अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में डाला होगा, बट 35% से ज्यादा नहीं, 35% से ज्यादा नहीं, अप टू 35%। मतलब वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में आपको पता है लिमिट 65% और मोर होती है। तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तो कतई नहीं हो सकता, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन है, 35% तक होना चाहिए। जिसमें सर ये तो पूरे साल चेंज होता रहेगा ना, तो उसके लिए लॉ में लिखा है कि जो डेली क्लोजिंग फिगर होगा ना, हम उसका एनुअल एवरेज लेंगे और उसके बेसिस पे चेक करेंगे कि ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है या नहीं। वो आपके काम का नहीं है इतना। आप ऐसा समझो, डोमेस्टिक शेयर इक्विटी शेयर्स में डाला है, डोमेस्टिक कंपनियों के इक्विटी शेयर में अप टू 35%, ऐसे म्यूचुअल फंड को हम स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कहेंगे। इस सेक्शन में ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड तभी कवर होंगे जब आपने उन्हें खरीदा 1/4/23 या उसके बाद है। खरीदा 1/4/23 या उसके बाद है, ट्रांसफर तो बाद ही किया होगा फिर, क्योंकि जब खरीदा ही 1/4/23 या उसके बाद है तो ट्रांसफर तो और बाद में किया होगा। मैंने ऐसी बात मार्केट लिंक डिवेंचर में नहीं की थी। मार्केट लिंक डिवेंचर में क्या कहा था? खरीदा कभी भी हो, पर ट्रांसफर 1/4/23 या उसके बाद किया होना चाहिए। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की अगर डेफिनेशन सेटिस्फाई हो गई, तब सेक्शन 50AA अट्रैक्ट हो गया। और 50AA अट्रैक्ट हो गया तो अब हम पूछेंगे 50AA से कैसे कंप्यूटेशन करनी है, बताइए। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे लॉ को, जो आपको बताया उसको प्रॉपरली लिखना है तो लिख सकते हो आप। 2 कैपिटल एसेट्स, कौन सी? एक मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर जो ट्रांसफर कब करना है? ऑन और आफ्टर 1/4/23 ट्रांसफर। परचेज पहले किया हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा म्यूचुअल फंड, लेकिन म्यूचुअल फंड जो अपना 35% तक डालता है इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज।
ये एनुअल एवरेज लिया जाएगा ऑफ डेली क्लोजिंग फिगर्स एंड आपने इसे परचेज यानी कि अक्वायर किया होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1423 के दिन या उसके बाद अक्वायर किया होना चाहिए। ट्रांसफर तो पीछे किया ही होगा। अगर इन दोनों में से कोई कैपिटल एसेट है, ये कंडीशंस पूरी हो गई, तो अब आइए 50AA पढ़ते हैं। अब बड़ा इजी है, हिट करना पता होना चाहिए। 50AA से पूछते हैं भाई क्या करना है। 50AA बोलता है देख पहली बात तो एसटीटी का डिडक्शन नहीं दूंगा, तो हम 50AA को बोलेंगे वो तो कैपिटल गेन के चैप्टर में वैसे भी नहीं मिलता है। नई बात बता, एसटीटी का डिडक्शन तो पूरे कैपिटल गेन के चैप्टर में किसी भी चीज पे नहीं मिलता। फिर 50AA बोलता है यहां जो कैपिटल गेन आएगा ना वो शॉर्ट टर्म ही होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं होगा। मैंने बोला बट उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग ज्यादा है। बोले भाड़ में गई तुम्हारी पीरियड ऑफ होल्डिंग, शॉर्ट टर्म होगा मतलब शॉर्ट टर्म होगा। अब तुमको समझ आना चाहिए ये 50AA क्यों बना, क्योंकि 50 में भी सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है, 50A में भी सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है, तो उसके पीछे डाला है गवर्नमेंट ने 50AA कि इसमें भी सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इससे आपको कुछ बातें तो अपने आप समझ आ जानी चाहिए। इंडेक्सेशन नहीं हो सकता, 112 और 112A नहीं लग सकता, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। यानी करना क्या है, जिस साल मैच्योरिटी हुई या ट्रांसफर हुआ व्हाटएवर, उस साल जितनी सेल प्रोसीड्स है वो लेनी है ग्रॉस सेल कंसिडरेशन। कुछ एक्सपेंसेस लगे हैं ऑन ट्रांसफर तो वो लेस कर दो, नेट सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में खरीदा था वो आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, इतना ही करना है। यानी आपने एक लिस्ट बना रखी होगी किन चीजों में इंडेक्सेशन नहीं होता, उस लिस्ट में एक आइटम और डाल दो 50AA। उस लिस्ट में पहले से क्या क्या होगा, शॉर्ट टर्म पे तो वैसे ही नहीं होता, लॉन्ग टर्म होने के बावजूद किन चीजों पे इंडेक्सेशन नहीं होता, तो आप जानते हैं सर स्लम सेल में नहीं होता, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में नहीं होता, फर्स्ट प्रोविजन टू सेक्शन 48 लगता है तो नहीं होता, 112A होता है तो नहीं होता, एंड डेप्रिशिएबल एसेट्स में नहीं होता। और अब 50AA भी आ गया, 50AA में भी इंडेक्सेशन नहीं किया जाता। आप लॉ की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें तो अब आपको कुछ भी नयापन लगेगा ही नहीं। Notwithstanding anything contained in section 2 clause 42A और section 48 override कर रहे हैं, where capital asset is a unit of a specified mutual fund acquired on or after first day of April or a market linked debenture। market linked debenture में नहीं बोला acquire 1423 या उसके बाद, the full value of consideration as a result or maturity of such debenture as reduced by the cost of acquisition and expenditure incurred for such transfer shall be deemed to be capital gain arising from short term capital asset। STT का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। मार्केट लिंक डिबेंचर का डेफिनेशन दिया है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का डेफिनेशन दिया है, दैट्स इट। यानी इंडेक्स नहीं करना है, लॉन्ग टर्म नहीं आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान में रखने वाली। आपकी और क्लैरिटी के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। केयरफुली देख, एक एसबीआई का म्यूचुअल फंड लिया है, समझो एक्स, 1/3/2023 को, 1/3/2023 को, पहली बात तो म्यूचुअल फंड है, 12 लाख इन्वेस्ट किए, उस म्यूचुअल फंड ने उसमें से 30% इक्विटी शेयर में डाला है, मतलब 35% तक है। सेल कब किया है, 1/4/27, तो ट्रांसफर 27/28 में हुआ। कितना सेल प्रोसीड आया, 18 लाख। क्या ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है या मार्केट लिंक डिबेंचर है? नहीं, क्योंकि अक्वायर कब किया है, 1/3/23 को, जो 1/4/23 के पहले है। तो इसीलिए क्या इस पे 50AA लग सकता है? नहीं। तो भी सर टैक्स तो लगेगा ही ना, वो कैसे लगेगा? अब आपको ऐसा सोचना है कि अगर 50AA नहीं होता तो क्या करते, बस वही कर दो, कुछ नई बात थोड़ी है। क्या ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है? नहीं। म्यूचुअल फंड है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीने से तो ज्यादा ही है, 1/3/23 से लेके 31/3/27, तो लॉन्ग टर्म तो हो गया। लॉन्ग टर्म हो गया तो सेक्शन 112A में तो नहीं जाएगा, 112 में जाएगा। तो 18 लाख माइनस 12 लाख को इंडेक्स करोगे और जो आएगा उस पे 20% टैक्स हो जाएगा।
तो समझो 15,60,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करके आया, अज्यूम कर रहे हैं, यानी किसको इंडेक्स किया होगा, 12 लाख को, और 18 लाख आपका सेल कंसिडरेशन है। तो जो 3,60,000 है वो LTCG आ जाएगा कौन से सेक्शन का, 112 का। इक्विटी ओरिएंटेड होता तो 112A लगता ना, एंड फिर इंडेक्सेशन नहीं होता क्योंकि 112A में इंडेक्स ही नहीं होता। पर यहां इक्विटी ओरिएंटेड तो है ही नहीं क्योंकि 30% डाला है, 65% और मोर डालते हो तो इक्विटी ओरिएंटेड होता है। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए समझे, एक म्यूचुअल फंड एफ है, SBI म्यूचुअल फंड, एफ ने डाला है 1/6/23 या उसके बाद अक्वायर किया है, 15 लाख डाला है, कॉस्ट 20% अप टू 35%, एक साथ 27 को ट्रांसफर किया, 21 लाख सेल कंसिडरेशन। क्या ये कवर्ड है? यस, ये कवर्ड है 50AA में। 50AA में आ गया तो ये तो शॉर्ट टर्म ही है, शॉर्ट टर्म में इंडेक्स तो करना ही नहीं है। 21 लाख माइनस 15 लाख 6 लाख नॉर्मल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 111A थोड़ी लगेगा, 111A में तो 3 ही कैपिटल एसेट्स कवर होते हैं। ये नॉर्मल स्लैब्स या टैक्स रेट्स जो होंगे उस इंडिविजुअल के, उसके हिसाब से टैक्स किया जाएगा 27-28 में। तीसरा क्वेश्चन, वाई ने SBI म्यूचुअल फंड में डाला 1/7/23 को, ओके कवर्ड 1/4/23 या उसके बाद है, 20 लाख डाले, 70%, 35% से ज्यादा हो गया ना। क्या 50AA लग सकता है? नहीं। तो मतलब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से करो, 70% हुए मतलब 65% और मोर हो गया। ये तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन गया। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बन गया तो इंडेक्स तो होगा नहीं, सीधे 20 लाख, 25 लाख माइनस 20 लाख 5 लाख LTCG होगा, 12 महीने से ज्यादा है, 112A। चौथा, डिबेंचर्स हैं जो मार्केट लिंक डिबेंचर है, 1/5/23 को अक्वायर किए, इररिलेवेंट, कभी भी अक्वायर किए हो, 12 लाख इन्वेस्ट किए, 18 लाख सेल किए, तो 50AA लगी गया ना। मार्केट लिंक डिबेंचर पे ट्रांसफर तो 1/4/23 या उसके बाद ही हुआ है। 18 लाख माइनस 12 लाख 6 लाख इज STCG, जो नॉर्मल STCG है, नॉर्मल टैक्स रेट्स के हिसाब से जाएगा, 50AA इसके ऊपर लागू हो गया। आई होप ये क्वेश्चन देखने पे तो आपको क्लैरिटी मिल गई होनी चाहिए कि 50AA किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हमने 50AA कवर कर लिया है। आपको 112A की थोड़ी ग्रिप होनी चाहिए, इसीलिए आपके बेसिक्स थोड़ा होने चाहिए, इसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको अगर क्वेश्चन को समझना है तो एक सेक्शन हमने देख लिया 50AA। नेक्स्ट डिस्कशन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कैपिटल गेन का चैप्टर, कन्वर्जन ऑफ फिजिकल गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड या कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड इनटू फिजिकल गोल्ड। ये एक नई स्कीम है जो रिसेंटली हमारे देश में आई है। घर पे पड़ा है सोना तब काहे का रोना, ऐसी एक बात आया करती थी, एक पुराना एडवर्टीजमेंट आता था अक्षय कुमार का, घर पे पड़ा हो सोना तब काहे का रोना। अरे रोना तो है ना, क्योंकि घर पे अगर पड़ा है सोना तो मैं कैसे चैन से सोना, क्योंकि घर पे इतना सारा सोना है, कब डकैती पड़ जाए, कब आके कोई लूट ले, बड़ा रिस्क है। इसीलिए कई सारी स्कीम्स लॉन्च करने की प्लानिंग हमेशा से थी गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट ने नई स्कीम बनाई EGR, ई गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स, EGR, और कहा आपके पास फिजिकल गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड आके जमा करा दे वॉल्ट मैनेजर के पास, जो डेजिग्नेटेड वॉल्ट मैनेजर होंगे जिन्हें सेबी रेगुलेट करेगा, जो जनरली बैंक्स ही होंगे, और उस गोल्ड के सामने आपको एक ई गोल्ड की रिसीट दे दी जाएगी, और वो ई गोल्ड की रिसीट ट्रांसफरेबल होगी, और वो ई गोल्ड की रिसीट आराम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करी जा सकती है। एंड फिर जिस पर्सन ने आपसे ई गोल्ड की रिसीट ली, अगर वो आके वापस उसके सामने फिजिकल गोल्ड लेना चाहे, घर में शादी आ गई या उसे जरूरत है, तो वो ले सकता है। इस तरीके से फिजिकल गोल्ड से EGR और EGR से फिजिकल गोल्ड का कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ। अब कोई पर्सन अगर फिजिकल गोल्ड कन्वर्ट कराना चाहता है EGR में, तो वो एक ट्रांसफर हो गया, एक्सचेंज हो गया, बार्टर हो गया, फिजिकल गोल्ड के सामने EGR, तो इस पर तो टैक्स लग जाएगा क्योंकि कैपिटल एसेट तो है ही, और उसे आपने ट्रांसफर कर दिया। तो हम थोड़ी चाहेंगे कि ऐसी स्कीम के थ्रू उसे टैक्सेबल कर दिया जाए। तो सरकार ने सेक्शन 47 में 2 नए पॉइंट डाले हैं, और 2 नए पॉइंट क्या डाले, फिजिकल गोल्ड टू EGR या EGR टू फिजिकल गोल्ड, ट्रांसफर नहीं है, ट्रांसफर नहीं है। वैसे ही जैसे डिबेंचर्स के सामने शेयर्स, वैसे ही जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के सामने इक्विटी शेयर्स, वैसे ही जैसे अमालगमेटिंग कंपनी इंडियन अमालगमेटेड कंपनी को कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर करती है, वही सेम लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट, 2 नए पॉइंट्स
47 के अंदर डाल दिए गए। अब ये डाले गए तो ऑटोमेटिकली कुछ सवाल उठेंगे कि सर मेरे पास फिजिकल गोल्ड था, मैंने 2001 में खरीदा था और अब स्कीम आई तो मैंने उसे कन्वर्ट करा लिया 2023 में, अभी तो टैक्स नहीं लगा। अब 2024 में मैंने उस ई गोल्ड रिसीट को बेचा तो अब तो टैक्स लगेगा। तो सर ई गोल्ड रिसीट को जब बेचा तब टैक्स लगेगा। तब सर दो सवाल हैं, एक पीरियड ऑफ होल्डिंग और दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैंने आपको कहा बेटा वही करो जो आज तक बाकी चीजों में करते आए थे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ले लोगे? प्रीवियस, यानी जो आपकी फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट थी वही इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की कॉस्ट बन जाएगी। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से ली जाएगी? जब से फिजिकल गोल्ड होल्ड करते थे तब से की आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग बन जाएगी। सेम लॉजिक, सर 2024 में ईजीआर खरीदे और 2026 में मैंने उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट किया तो तब तो टैक्स नहीं लगेगा। अब 2028 में मैंने वो फिजिकल गोल्ड बेचा तब तो टैक्स आएगा। तो सर कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट वही लोगे जो ईजीआर की थी। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लेंगे? वही लेंगे जो ईजीआर से था। इस तरीके से इनकी फुल प्रूफ डिटेलिंग सेक्शन 47, सेक्शन 49 एंड 2 क्लॉज 42 के अंदर 3 जगहों पे कर दी गई। जो मैंने आपको बताया उसी का टेक्सचुअल लैंग्वेज यहां पर दिया है, कुछ भी नया नहीं है। आपको ये टेक्सचुअल लैंग्वेज याद रखने की भी जरूरत नहीं है। आपको अगर बात समझ आ गई तो काम हो गया। फटाफट देख लेते हैं। एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू ईजीआर और कन्वर्जन ऑफ ईजीआर इनटू गोल्ड, दोनों कॉस्ट क्या होगा दोनों सिचुएशन में? पहला, अगर कैपिटल एसेट बीइंग एन ईजीआर बिकेम द प्रॉपर्टी फॉर ट्रांसफर ऑफ गोल्ड, अगर कोई गोल्ड ईजीआर बन गया तो क्या? तो हमने कहा जो गोल्ड का कॉस्ट था वही ईजीआर का कॉस्ट बन जाएगा। एंड व्हेन गोल्ड इज रिलीज्ड अगेंस्ट एन ईजीआर, ईजीआर कन्वर्ट होकर गोल्ड हो गया तो फिर गोल्ड का कॉस्ट क्या होगा? तो फिर उस केस में हमने कहा जो कॉस्ट ईजीआर का था। सिमिलरली पीरियड ऑफ होल्डिंग, ईजीआर इशू किया जाता है और अब ईजीआर बेचा तो जो गोल्ड का पीरियड ऑफ होल्डिंग था वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एंड सिमिलरली गोल्ड रिलीज किया गया ईजीआर के सामने तो जो ईजीआर का पीरियड ऑफ होल्डिंग था वो भी गोल्ड की पीरियड ऑफ होल्डिंग में कवर किया जाएगा। वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, आपको समझ आ जाएगा। एक्स होल्ड्स 50 ग्राम्स ऑफ गोल्ड विच ही हैज एक्वायर्ड एट ₹50,000। 50 ग्राम गोल्ड खरीदा 50,000 रुपए में किसी एक पर्टिकुलर साल में, समझो एक बार मैंने डेट नहीं दी। He gets 40 grams of gold converted into 40 EGR। घर पे 10 ग्राम पड़ा है, 10 ग्राम को भी कन्वर्ट नहीं कराया, 40 को कन्वर्ट कराया, जिसके अंदर बोला गया 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के सामने 1 EGR मिला है। मतलब 1 EGR इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 EGR इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो अगर 50 ग्राम 50,000 का था तो 1 ग्राम 1000 रुपए का हो गया, तो 1 EGR 1000 रुपए का हो गया, मतलब 40 EGR 40,000 रुपए के हो गए। लेकिन अभी तो टैक्स लगेगा ही नहीं ना सर, अभी तो कन्वर्ट कराया है, अभी तो वेट करना है। ईजीआर बेचे 10 ईजीआर बेचे 14,000 में, तो 14,000 क्या बन जाएगा? सेल कंसिडरेशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 ईजीआर का क्या माना जाएगा? 10 ग्राम गोल्ड का। 10 ग्राम गोल्ड का कितना था? 10,000। 4,000 क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन। अब ये जो 4,000 का कैपिटल गेन आया ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म? वो आप अगेन पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से निकाल लोगे, 36 महीने के हिसाब से। लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्स कर दोगे ओरिजिनल से, शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्स होगा ही नहीं। बहुत सिंपल। आपने वापस रीकन्वर्ट किया ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में, पहले गोल्ड से ईजीआर आए, ईजीआर से वापस गोल्ड, तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा ना। टैक्स कब लगेगा? जब गोल्ड बेचोगे, जिसका कॉस्ट ओरिजिनली जो गोल्ड का कॉस्ट था वही ले लिया जाएगा। वो चीज भी आपको यहां पर लिख के दी हुई है, 5,000 रुपए हो जाएगा 5 ग्राम गोल्ड के हिसाब से। ये आपको एक क्वेश्चन दिया था। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ, कि 10 ग्राम गोल्ड लिया फ्रॉम मार्केट एट 30,000 इस डेट को, मई 1 2013 को। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 10 ग्राम गोल्ड का। एंड इन द फाइनेंशियल ईयर विशेष टू कन्वर्ट द सेम इनटू ईजीआर, ही अप्रोच्ड द सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर who would help him with such conversion. Further on June 1 he sold such EGRs for 80,000। 23-24 में बेचा, तो 23-24 में जब बेचा तो 80,000 का है। कैलकुलेट द कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए के आपने कैपिटल गेन निकालो, तो ओरिजिनल कॉस्ट ले लेनी है 30,000 और क्योंकि लॉन्ग टर्म हो गया 36 महीने से ज्यादा हो गया उसे इंडेक्स कर दोगे इंटू 348 डिवाइड बाई 2013-14 का CII। LTCG आ गया आपका, जो 112 में 20% के हिसाब से टैक्स हो जाएगा। फिर दिया है कि समझो उसने ईजीआर बेचे नहीं और उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट किया और फिर फिजिकल गोल्ड बेचा, तो फिर जब फिजिकल गोल्ड बेचा तब टैक्स लगेगा 90,000 और जो कॉस्ट है वो तो ओरिजिनल ही रहेगी 30,000 और वहीं से इंडेक्स होगी इंटू 348 डिवाइड बाई 220 करके LTCG आ जाएगा।
बड़ा सिंपल है। ये हमारा एक डिस्कशन क्लोज हो गया सेक्शन 47 का एक छोटा सा अमेंडमेंट है इसलिए जरूरी है, बाकी अदरवाइज ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और ये आप कर ही लेते क्योंकि बाकी पॉइंट्स कर पाते हो तो ये भी कर लोगे। नेक्स्ट 45(5)(a) बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये चेंज कि कैसे छोटी छोटी गलतियां रह जाती है लॉ में और उन गलतियों का फायदा उठाता है कोई, कोर्ट जजमेंट भी उसकी फेवर में जाती है, गवर्नमेंट को रियलाइज होती है अपनी गलती और वो उस कोर्ट जजमेंट को नलीफाई कर देती है। ऐसा ही कुछ 45(5)(a) में हुआ। 45(5)(a) सेक्शन को आए ज्यादा समय नहीं हुआ है, 6-7 साल हुए हैं, 2017-18 में आया था कभी। और इस सेक्शन के अंदर अब पढ़ते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के बारे में कि मैंने अपनी जमीन बिल्डर को दे दी, मैं एक इंडिविजुअल एचयूएफ हूं और जमीन बिल्डर को दे दी और इस जमीन पे अब बिल्डिंग बनेगी और बिल्डिंग बनने के बाद मुझे इसके सामने कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज दे दी जाएगी या उस बिल्डिंग में शेयर मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने लैंड दी थी तब कुछ कैश कंपोनेंट का भी एक्सचेंज हुआ होगा क्योंकि कुछ टोकन भी लिया होगा मैंने, कुछ मॉनेटरी फॉर्म में लिया होगा और बाकी तो नॉन मॉनेटरी फॉर्म में लेंगे। तो टैक्सेबल कब करते थे? जब पूरा का पूरा नॉन मॉनेटरी फॉर्म में मिलता था, उसका पार्ट भी मिल जाता था तो पूरा टैक्सेबल कर देते थे। जब तक नॉन मॉनेटरी फॉर्म नहीं मिलेगा तब तक हम मॉनेटरी फॉर्म को भी टैक्स नहीं करते थे, लेकिन मॉनेटरी फॉर्म पे 194 आईसी में टीडीएस लग जाता है, 10% का टीडीएस कट जाता है। तो समझो 50 लाख का कैश था तो 50 लाख पे 10% टीडीएस काट के बिल्डर देता है आपको। ये 194 आईसी में लिखा है 45(5)(a) के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब यह दिक्कत क्या हुई, 45(5)(a) में लिखा था कि ग्रॉस सेल कंसिडरेशन मतलब वो जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट पे जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की वो, प्लस जो कैश कंसिडरेशन मिला था वो। ठीक है, कैश कंसिडरेशन पहले मिल गया था लेकिन टैक्स बाद में होगा, उस पे टीडीएस पहले ही कट गया था, लेकिन टैक्स तो एक्चुअली में फाइल में बाद में ही होगा ना। क्या लिखा था? कैश कंसिडरेशन। तो कुछ टैक्स पेयर्स ने क्या बोला? कैश बोला है, मुझे कैश नहीं मिला था, मुझे तो बैंक में मिला था, चेक मिला था, मुझे तो एनईएफटी किया गया था। अब गवर्नमेंट बोले ओ यार इसने तो बात पकड़ ली, कैश मतलब लिटरली कैश पकड़ लिया, जबकि हमारा ये इंटेंशन था मॉनेटरी, कैश थोड़ी था हमारा इंटेंशन। लेकिन हमने बोला नहीं ऐसे कैसे, बाकी सब जगहों पे तो जब कैश लिखते हो तो कैश बोलते हो, कैश नहीं चलेगा तो मतलब बाकी चीजों की बात करते हो, तो यहां कैसे नहीं। गवर्नमेंट ने बोला ये तो गलती हो गई, इसको ठीक करना पड़ेगा। एंड इसको इन्होंने ठीक किया और ये जो लैंग्वेज लिखी थी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश, उसको हटाया और इसी जगह लिखा एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश और चेक और ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड। सब, हां सब, मतलब सिंपल लैंग्वेज में मॉनेटरी कंसिडरेशन को शामिल कर लिया। मतलब लॉ में एक कमी रह गई थी, उस कमी को सुधार दिया, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ है, उस कमी को उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया है। तो कोई बहुत मेजर बात नहीं हो गई, सिर्फ एक गलती थी उसको सुधार दी। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट अमेंडमेंट्स की तरफ ऑफ कैपिटल गेन। सेक्शन 54 एंड 54F दोनों में अमेंडमेंट किए गए हैं। बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, पहले ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, और उसी में बड़े अमेंडमेंट्स आ गए, तो ये आपके चेंजेस बहुत जरूरी हो जाएंगे। 54 और 54F पहले आपको बैकग्राउंड में तो आता ही है। 54 में आप क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और उसे इन्वेस्ट करता है इन अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट कर दे तो पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा, टाइम पीरियड्स वगैरह सेटिस्फाई करना है। 54F क्या बोलता है, कोई इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर करे अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और उसे इन्वेस्ट करे इन अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो उसे भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा, लेकिन प्रोपोर्शनेट, यानी खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन्वेस्ट करने पे काम नहीं होगा, नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना होगा, तभी उसे पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो प्रोपोर्शनेट मिलेगा। ये दोनों सेक्शंस की चाल होती है, हम जानते हैं। 54EC करके भी आपने सेक्शन पढ़ा होता है, NHAI बॉन्ड्स, RECL बॉन्ड्स के अंदर आप इन्वेस्ट करें तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मैक्सिमम 50 लाख ऐसी लिमिट है 54EC में। 54 और 54F में भी क्या कोई लिमिट थी? समझो मैंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, 30 करोड़ का उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था और 70 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, और मैंने पूरा 70 करोड़ 70 करोड़ एक अनदर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में लगा दिया, तो क्या पूरा 70 करोड़ का एग्जेम्पशन मिल जाता है? हां, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब गवर्नमेंट को चमका, बोले यार इससे तो जो एकदम भयंकर अमीर है, 70 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, सोचो कितनी महंगी प्रॉपर्टी बेची होगी,
वो एक और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ले लेगा 70 करोड़ की और 1 रुपया टैक्स नहीं। ये तो ठीक नहीं है 54 के लिए। और 54F में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो 100 करोड़ ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो ही 70 करोड़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला यार ये सेक्शन तो हमने आम आदमी के लिए बनाया था, मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लिए बनाया था कि एक घर बेचेगा तो एक और खरीदेगा। अब बड़ा आदमी एक घर बेच रहा है, एक और खरीद रहा है, उसको भी इसका फायदा मिल रहा है। हमने उसके लिए तो ये फायदा बनाया नहीं था। एंड कैप की बात हमने 54EC में तो की 50 लाख की, लेकिन 54F में नहीं की। तो इन्होंने अपनी इस बात पे ध्यान देते हुए इन दोनों सेक्शंस में कॉमन अमेंडमेंट किया और दोनों सेक्शन में कहा है कि वो जो कैप नहीं था, कोई लिमिट नहीं थी, यहां हम एक 10 करोड़ की लिमिट डालते हैं। 10 CR की एक लिमिट है। 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करोगे, गुड, करो, हम आपको 10 करोड़ से ज्यादा का एग्जेम्पशन नहीं देंगे, 10 करोड़ पे आपका एग्जेम्पशन रोक देंगे। यानी कि मेरा LTCG कितना था, 70 करोड़, 70 CR, आई इन्वेस्टेड 70 करोड़, वेरी गुड, यू विल गेट एन एग्जेम्पशन ऑफ 10 करोड़, द रेस्ट ऑफ द 60 करोड़ इज टैक्सेबल। 10 करोड़ का एग्जेम्पशन कैप है, 10 से ऊपर जाओगे तो 10 पे रोक देंगे। समझो 54F था, 54F में यह बात ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां प्रोपोर्शनेट होता है। 54F था, 100 करोड़ का ट्रांसफर किए थे कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, समझो लैंड, 30 करोड़ का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, 70 करोड़ का LTCG था। इन्वेस्ट कितना करना था, 100 करोड़। तो फॉर्मूला क्या होता था, LTCG इंटू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई नेट सेल कंसिडरेशन। तो LTCG 70 करोड़ इंटू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई 100 करोड़। तो समझो इन्वेस्टमेंट कर दिया 100 करोड़ का, तो 70 करोड़ इंटू 100 करोड़ डिवाइड बाई 100 करोड़ इज इक्वल टू 70 करोड़ का एग्जेम्पशन। अब क्या बोलेंगे कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो भले 100 करोड़ का किया, हम उसे कैप कर रहे हैं 10 करोड़ पे। यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 70 करोड़ इंटू भले 100 करोड़ था, 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 करोड़, 10%। तो 10 करोड़ डिवाइड बाय 100 करोड़ 10%, 70 करोड़ का 7 करोड़, 7 करोड़ का एग्जेम्पशन मिलेगा 70 करोड़ में से और 63 करोड़ टैक्सेबल हो जाएगा। तो 54 में LTCG में से जितना भी अमाउंट है मैक्सिमम कितना मिलेगा, 10 करोड़, और फिर टैक्सेबल LTCG आ जाएगा। इसमें इजी है। 54F में प्लीज ध्यान देने वाली बात है, LTCG में से LTCG इनटू इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट सेल कंसिडरेशन लेस करते हो तो टैक्सेबल LTCG आता है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये अप टू 10 करोड़ होगा। मैंने किस बात पे सर्कल बनाया है, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट पे। गलती से एग्जाम में क्या करके आओगे आप, 70 करोड़ इंटू 100 करोड़ बाई 100 करोड़ था, इस 70 करोड़ को 10 करोड़ पे रोक दिया, 70 करोड़ को LTCG को। अरे भैया LTCG को 10 करोड़ पे नहीं रोकना है, इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ पे रोकना है। यहां ये प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि 54 में तो LTCG इन्वेस्ट करना है, तो LTCG को रोको, इन्वेस्टमेंट को रोको, बात एक ही लगती है। पर यहां तो नेट सेल कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करना है, तो LTCG इंटैक्ट रखना, जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो आपको कम करना है। ऑब्वियसली दोनों सेक्शंस में ये बात कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के लिए भी हो गई। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम दोनों सेक्शन में है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर डाल रहे हो 2 साल 3 साल के टाइम पीरियड के पहले, तो जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल रहे हो उसमें भी 10 करोड़ की लिमिट ऑटोमेटिकली लग गई। उससे ज्यादा का हम आपको डीम्ड एग्जेम्पशन देंगे ही नहीं, उस पर रोक देंगे उसे। तो आप देख लो 54 में ये लैंग्वेज ऐड की गई, if the cost of new residential house exceeds 10 crore, the amount exceeding 10 crore would not be taken into account. Exceeding won't be taken into account. ऐसा नहीं का 10 के ऊपर गई तो देंगे ही नहीं, 10 के ऊपर गई तो जितनी 10 के ऊपर गई वो नहीं देंगे। दैट इज मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितना हो जाएगा, 10 करोड़। एक क्विक एग्जांपल है 54 पे, 14 करोड़ 20 लाख में घर सेल किया, 2 करोड़ 14 लाख 20 हजार, समझो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, तो इतनी अमाउंट आपकी LTCG आ गई 12 करोड़ 5,80,000। आपने इन्वेस्ट कितना किया, 11 करोड़ 22 लाख, मिलेगा क्या, नहीं, 10 करोड़ ही मिलेगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो गई 2 करोड़ 5,80,000। फिर 54F सेम बात, सेम क्वांटम ऑफ एग्जेम्पशन। However, if the cost of house exceeds 10 crore, the amount exceeding 10 crore would not be taken into account for exemption. किसमें, अमाउंट इन्वेस्टेड इन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में, फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला दिया है आपको, सेम एग्जांपल दिया है। 14 करोड़ 20 लाख में प्रॉपर्टी बेची, 2 करोड़ 14 लाख 20 हजार का कॉस्ट था, 12 करोड़ 5 लाख 80 हजार का LTCG आया, तो 12 करोड़ 5 लाख 80 हजार इंटू इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 14 करोड़ 20 लाख,
तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की है, 11 करोड़ 22 लाख, उसकी जगह कितनी लोगे, 10 करोड़, एंड उसके हिसाब से इतना एग्जेम्पशन आएगा, बाकी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ये आपके 54F के अमेंडमेंट के साथ कैपिटल गेन के सारे अमेंडमेंट्स कवर हो गए। कॉम्प्रिहेंसिवली आपके साथ डिस्कस कर लिया कि कैपिटल गेन में क्या क्या अमेंडमेंट हुए। तो कैपिटल गेन को अगर हम लिस्टिंग में एक बार देख ले तो 45(5)A में अमेंडमेंट हुआ, कैश की जगह मॉनेटरी कंसीडरेशन वहां कर दिया है, जो एक लूप होल था, एक कमी रह गई थी, उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन गलत बन रहा था। 45(5)A के बाद 47 में EGR वाला एक पॉइंट कवर हो गया, EGR टू फिजिकल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड टू EGR। 48 में COA एंड COI में इंटरेस्ट जो कहीं और क्लेम कर चुके हो वो नहीं मिलेगा, ये कवर हो गया। 49 में इसी के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का क्या करेंगे, उसका पॉइंट हमारा कवर हो गया। 50AA में MLD एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कवर हो गए। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एंड मार्केट लिंक डिबेंचर का क्या किया जाएगा, वो 50AA के अंदर कवर हो गया। देन उसके बाद 54 एंड 54F में एग्जेम्पशन के पॉइंट्स कवर हो गए, 10 करोड़ पे एग्जेम्पशन लिमिट कर दिया जाएगा। एंड 55 में जहां COA और COI की बात की होती है इंटेंजिबल एसेट्स की, उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट्स और एनी अदर राइट वर्ड ऐड कर दिया, उसे ऐड कर दिया है। ये बातें आपकी कैपिटल गेन के अंदर चेंज हो गई। नेक्स्ट हेड की तरफ बढ़ते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अमेंडमेंट्स देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एक नया सेक्शन ऐड किया गया है, 115BBJ। 115BB पढ़ा है आपने, 115BB, एक नया सेक्शन आया है 115BBJ। 115BB में आपने क्या पढ़ा होता है, कैजुअल इनकम्स, कैजुअल इनकम्स, गेम्स, लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, ये सारी रीडिंग की होती है आपने। एक नया सेक्शन में आया है 115BBJ, जो वैसे 115BB में कवर्ड था, बट अब क्योंकि उसके लिए 115BBJ बना दिया, अब आप उसके लिए 115BBJ ही पढ़ोगे और बाकी कैजुअल इनकम के लिए 115BB पढ़ते चले जाओगे। सर किसके लिए 115BBJ बना दिया, pokerbazi.com, ड्रीम 11 पे हम टीम बनाएंगे और अपने जीवन का बहुत सारा वक्त बर्बाद करेंगे। खेलेंगे वो, बर्बाद होंगे हम। खेलो रमी, सब बड़े बड़े एक्टर्स आते हैं आजकल, क्रिकेटर्स आते हैं, और वो उससे खुद तो पैसा बना रहे होते हैं, और आप कैसे अपना पैसा गवा सकते हैं उसका ज्ञान देते हैं यूथ को। आप समझ रहे हैं ना मेरा सरकाजम कहां जा रहा है। ये वो अनप्रोडक्टिव चीज है जिसमें हमारा यूथ अपना वक्त बर्बाद कर रहा है उस टाइम पीरियड में जब वो अपनी स्किल सेट्स पे वर्क करना चाहिए। एंड इस स्किल बेस्ड गेम्स को, जिसे हमारी देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये स्किल बेस्ड गेम्स माने जाएंगे, उनके रिलेटेड टैक्सेशन के लिए एक सेपरेट सेक्शन 115BBJ बनाया गया है। क्योंकि अगर ये चलने देने हैं तो सरकार को फिर इससे आमदनी भी बहुत अच्छी चाहिए, फिर हम पैसा भी अच्छे से बनाएंगे। तंबाकू जैसा है, टोबैको जैसा है, अल्कोहल जैसा है, बंद भी नहीं करेंगे, चलाएंगे, उसी से पैसा बनाएंगे, और जिसको तकलीफ है उसका भला भी उसी पैसे से करेंगे। ऐसा ही कुछ ये सेक्शन भी है। एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया है कि ये जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसकी जो विनिंग्स है, उसकी विनिंग्स पे टैक्स कैसे लगाया जाएगा, और 115BBJ बना के कहा है इस पे फ्लैट 30% टैक्स प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस 4% सेस लगाया जाएगा, जिसके सामने कोई खर्चा नहीं मिलेगा, कोई डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा, कोई सेट ऑफ लॉस नहीं मिलेगा, कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं मिलेगी। सही है, लगाओ फ्लैट इसके ऊपर टैक्स। लेकिन यहां जो विनिंग्स पे टैक्स लगाया जाएगा वो नेट विनिंग्स होगी। अब ये नेट विनिंग्स भला कैसे निकाली जाती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर रखी है। उसका एक लंबा रूल है, वो रूल सीए फाइनल में रखा है, आपको अभी नहीं पढ़ना। इसका मतलब ये सेक्शन आपके लिए होके भी नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन का जो असली मलाई है वो तो रूल्स में है, निकालना कैसे है। और इस सेक्शन का सीधा लिंक 194BA से है, जो एक नया सेक्शन है फॉर टीडीएस, जो भी आपके सिलेबस में कवर्ड है, बट उसके भी रूल्स कवर्ड नहीं है, खाली बेसिक्स ही कवर किए हैं, जो हम टीडीएस के चैप्टर में भी देखेंगे। तो इसमें मैं अभी ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा। टीडीएस के चैप्टर में जब इसकी बात करूंगा तब इनको और डिटेल में हम कवर करेंगे। अभी के लिए खाली एकदम बेसिक है। नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम लाइक पोकर बाजी, खेलो रमी, ऐसे जितने भी है, आई डोंट नो, बहुत सारे ऐसे हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे।
माई सर्कल 11, ड्रीम 11, माई टीम 11, ऐसे जितने भी हैं ये सब ऑनलाइन गेम्स में क्लासीफाई होते हैं। ये ऑनलाइन गेम्स की जो नेट विनिंग्स है उस पे फ्लैट 30% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कोई खर्चा नहीं, कोई डिडक्शन नहीं, कोई सेट ऑफ लॉस नहीं और कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं। ये बातें इसके अंदर कवर की हुई है। दूसरा, टैक्सेबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन 115 BAC के रिलेटेड इसमें कुछ बदलाव है। अब वो 115 BAC के रिलेटेड क्या बदलाव है, वो 115 BAC को एकदम एंड में कवर करने वाला हूं। अग्निपथ स्कीम के रिलेटेड भी कुछ बाकी रखा है तो उसके साथ ही दिखाऊंगा। इस PDF में डाला है ताकि आप इसे डाउनलोड करके रीड करेंगे तो आपको एक जगह पे ये भी साथ में मिल जाए, बट इसे पढ़ेंगे हम 115 BAC के साथ। IFOS का लास्ट अमेंडमेंट और एक्चुअली में वो अमेंडमेंट जो थोड़ा आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। 5627B में एक छोटा सा लेकिन इंपैक्टफुल अमेंडमेंट हुआ है। 5627B 5627B क्या था बेस में, ये सिर्फ क्लोजली हेल्ड कंपनीज पे लगता है। एंड ये जो क्लोजली हेल्ड कंपनीज कच्चे का पैसा पक्का बनाना ये वाला जो काम करती थी उसे रोकने के लिए ये सेक्शन डाला गया था। और क्लोजली हेल्ड कंपनीज के लिए लिखा था कि अगर कोई रेसिडेंट क्लोजली हेल्ड कंपनी में पैसा लगाता है और ये जो शेयर्स हैं वो प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, प्रीमियम पे, एंड इनका जो कंसिडरेशन है वो उसकी एफएमवी से ज्यादा है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू किया गया है। दैट इज द इशू प्राइस इज मोर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, और वो इशू किस पे किए गए हैं, प्रीमियम पे। तो फिर उस केस में जो डिफरेंस है दैट इज इशू प्राइस माइनस एफएमवी, वो टैक्सेबल किया जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इन द हैंड्स ऑफ दैट क्लोजली हेल्ड कंपनी। ये बात आपको पता है। यहां क्या लिखा था, रेसिडेंट के केस में वो हटा दिया है और बोला है फ्रॉम एनी पर्सन, यानी अब नॉन रेसिडेंट भी कवर हो गए, सब लोग कवर हो गए। सेक्शन का स्कोप बढ़ा दिया है, इतना ही चेंज किया गया है, तो नॉन रेसिडेंट्स को भी अब इंक्लूड कर लिया गया है। तो अगर एक तरफ आप कह रहे हो क्लोजली हेल्ड कंपनी है तो दूसरी तरफ अभी तक हम क्या लिखते थे, रेसिडेंट है, अब हम क्या बोलेंगे, कोई भी है। इसको इस क्लोजली हेल्ड कंपनी ने क्या किए हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स किस पे इशू किए हैं, प्रीमियम पे। तो उस केस में इस क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए IFOS टैक्सेबल होगा कितना, इशू प्राइस माइनस एफएमवी ऑफ द शेयर्स, इतना अमाउंट। तो इशू प्राइस अगर समझो 200 है और एफएमवी 185 है तो 15 रुपए पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स क्लोजली हेल्ड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल कर दिए जाएंगे IFOS। बेसिकली दिस इज अ प्रोविजन टू डिस्करेज सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस जो किए जाते हैं। 5627B के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, वो आपने पढ़े हुए ही होते हैं। जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट द्वारा फंड किए जाते हैं, उनके ऊपर 5627B पहले भी नहीं लगता था, अभी भी नहीं लगेगा। लेकिन पहले ये सेक्शन सिर्फ रेसिडेंट के सब्सक्रिप्शन पे था, अब ये सब पे लगा दिया गया है, सबको कवर कर लिया गया है। ये हमारा IFOS का एक अमेंडमेंट हुआ। अब हमारे IFOS का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है 56 to 13। नया फ्रेश इंसर्ट हुआ है 1/4/23 या उसके बाद, 1/4/2023 या उसके बाद के लिए इसे इंसर्ट किया गया है, जो सेक्शन 1010D से रिलेटेड है। 1010D से ये सीधा रिलेशन होल्ड करता है। तो हम इस नेक्स्ट सेक्शन को उठाने वाले हैं, पर इस सेशन में नहीं, हम इसे हमारे वीडियो के थर्ड पार्ट में उठाने वाले हैं, थर्ड सेशन में उठाने वाले हैं। अभी हम एक ब्रेक लेने वाले हैं और आपसे फिर मुलाकात करेंगे थर्ड वीडियो सेशन में, क्योंकि ये एक लेंथी डिस्कशन है। इसे कंप्लीट करेंगे एंड देन इसके बाद तो थोड़ा सा डिडक्शन, थोड़ा सा TDS एंड सेक्शन 115 BAC का कवरेज करेंगे, तब हमारे सारे अमेंडमेंट्स कवर होंगे। जरूर से आपको बहुत क्लियरली सब कुछ समझ आ रहा होगा, ऐसी पूरी उम्मीद है हमें। जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, एंड किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो फ्रीली डालें, हम उसे जल्दी से जल्दी केटर करने की कोशिश करेंगे। इतना ही रखते हैं इस सेशन में, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।